प्रिय विद्यार्थियों, बीए पार्ट सेकेंड पेपर फर्स्ट मध्यकालीन भारत का इतिहास में आपका सल्तनत काल में अलाउद्दीन खिलजी टॉपिक चल रहा था। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में पिछले लेसन में अपने चर्चा की थी, किस प्रकार उत्तरी भारत अभियान किया और गुजरात, रणथंभौर, चित्तौड़, मालवा, सिवाना, जालौर आदि पर इसने अपना आधिपत्य स्थापित किया और इसी के शासनकाल द्वारा यानी पहला ऐसा शासक था जिसकी वजह से अपने राजस्थान में साखे हुए। तो देखिए, अब नेक्स्ट जो टॉपिक चलता है आपके वो है दक्षिण भारत अभियान। तो देखिए, पहले टॉपिक चला था उत्तरी भारत अभियान और अब इसने क्या है, दक्षिण भारत अभियान। तो दक्षिण भारत अभियान की चर्चा करने से पहले मैंने आपको कहा था कि अलाउद्दीन खिलजी का उत्तरी भारत अभियान का जो पहला आक्रमण था गुजरात अभियान, इसके बारे में कहा था। इसके बारे में और चर्चा करेंगे। तो बताना चाहता हूँ ये क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि पहला यहीं से मलिक काफूर जो कि एक हिजड़ा था जिसे अलाउद्दीन खिलजी के भाई नुसरत खां, क्योंकि आपको पता है गुजरात अभियान 1298 ईस्वी में नुसरत खां ने किया था जो कि अलाउद्दीन खिलजी का भाई था और यहाँ पर विजय प्राप्त करने के पश्चात इसी अभियान के दौरान नुसरत खां ने 1000 दिनार में मलिक काफूर जो कि एक किन्नर था उसे खरीदा था और उसे खरीदकर अलाउद्दीन खिलजी को सौंप दिया, जो कि बहुत ही योग्य व्यक्ति था और अलाउद्दीन खिलजी ने उसे सेनापति बनाया था। और इसी मलिक काफूर के नेतृत्व में ही दक्षिण भारत अभियान में अलाउद्दीन खिलजी को सफलताएं मिली। यानी दक्षिण भारत में विजय जो प्राप्त हुई थी अलाउद्दीन खिलजी को, उसका श्रेय दिया जाता है एकमात्र मलिक काफूर को। तो अब देखिए, दक्षिण भारत में इस समय 4 राज्य थे, जिसमें पहला है देवगिरी। आपको पता है अलाउद्दीन खिलजी ने जो सत्ता प्राप्त की थी वो धन उसने देवगिरी पर आक्रमण करके प्राप्त किया था। यानी अलाउद्दीन खिलजी के जीवन का एक टर्निंग पॉइंट था देवगिरी पर आक्रमण करना। और इसके पश्चात जब वो शासक बना, शासक बनने के पश्चात भी उसने देवगिरी पर पुनः आक्रमण करवाया। तो कहा जाता है कि दक्षिण भारत अभियान प्रारंभ होता है देवगिरी के आक्रमण से और इस समय भी यहाँ का शासक था रामचंद्र देव। तो कहा जाता है कि इस बार आक्रमण करने का उद्देश्य था, याद कीजिए, गुजरात अभियान, वहाँ का शासक था कर्णदेव और उसकी पुत्री देवल रानी, क्योंकि नुसरत खां ने जब आक्रमण किया था तो कमला देवी जो कि इसकी पत्नी थी उसे तो उसने अलाउद्दीन को सौंप दिया था। ये दोनों ही देवगिरी के शासक रामचंद्र देव के यहाँ पर शरण ले रखे थे। अतः इसी वजह से अलाउद्दीन खिलजी ने यह अभियान प्रारंभ किया। तो अब देखिए, इस अभियान के दौरान रामचंद्र देव पराजित हुआ, उससे पहले कर्णदेव भी पराजित हुआ और उसकी जो पुत्री थी देवल रानी, उस देवल रानी को अलाउद्दीन के साम्राज्य भेज दिया गया और जहां पर खिज्र खां जो था अलाउद्दीन खिलजी का पुत्र, उससे शादी कर दी। और इस प्रकार रामचंद्र देव पराजित होने के पश्चात इसने अधीनता स्वीकार कर ली। तो देवगिरी पर अभियान किया, इसमें सफलता मिली और वो सारी महत्वाकांक्षाएं पूर्ण हुई जो अलाउद्दीन खिलजी चाहता था। रिपीट कर रहा हूँ, रामचंद्र देव था शासक, कर्णदेव और देवल रानी को उसने शरण दे रखी थी, इसीलिए अलाउद्दीन खिलजी ने अभियान करवाया और वहां पर पहले कर्णदेव को पराजित करवाया, फिर रामचंद्र को पराजित करवाया, देवल रानी को साम्राज्य भेजा जिसका विवाह अपने पुत्र के साथ करवा दिया और रामचंद्र देव को कुछ महीनों तक बंदी बनाए रखा। फिर उसने
उसे ससम्मान रिहा कर दिया और रामचंद्र देव ने अलाउद्दीन खिलजी की अधीनता स्वीकार कर ली। और कहा जाता है कि इसी रामचंद्र देव के सहयोग से ही अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण भारत में सफलता प्राप्त की थी। अब देखिए, इसके पश्चात सेकंड जो अभियान था वो था तेलंगाना अभियान। इस समय यहां का शासक था प्रताप रुद्र देव। तो अब देखिए, इस अभियान में प्रताप रुद्र देव अभियान किया था, मलिक काफूर ने ही। प्रताप रुद्र देव भयभीत हुआ जब इसकी सेना पराजित हो गई और इसको लगा कि अब मैं इनका सामना नहीं कर सकता, तो प्रताप रुद्र देव ने एक सोने की मूर्ति बनवाई और उसके गले में जंजीर लटकाकर अलाउद्दीन खिलजी के पास भिजवा दी। तात्पर्य यह है कि मैं आपकी अधीनता स्वीकार करता हूं। तो यहां पर इसने भी अधीनता स्वीकार कर ली। तीसरा, होयसल पर आक्रमण। होयसल का इस समय शासक था वीर वल्लाल द्वितीय। वीर वल्लाल लिख लिया। अब देखिए, होयसल पर आक्रमण किया। आक्रमण करने के पश्चात वीर वल्लाल पराजित हुआ और इसने भी अधीनता स्वीकार कर ली। तृतीय कर लीजिए आप इसे। इसके पश्चात मदुरै, या कह सकते हैं कि पांड्य राज्य पर पांड्य राज्य पर आक्रमण किया। इस समय यहां पर शासक थे सुंदर व रवि पांड्या। दोनों भाइयों में मतभेद था। इसी का फायदा उठाने के लिए मलिक काफूर ने पांड्य राज्य पर विजय प्राप्त की, पांड्य राज्य पर आक्रमण किया। आक्रमण करने के पश्चात कहा जाता है कि काफी कोशिशों के पश्चात भी इनका दमन नहीं कर सका और कहा जाता है बस यह अभियान इसलिए सफल माना जाता है कि इस अभियान के दौरान सर्वाधिक संपत्ति प्राप्त हुई थी। यानी दक्षिण भारत में जितने भी अभियान किए थे उनमें से सर्वाधिक संपत्ति इसी अभियान से प्राप्त हुई थी। हालांकि इसे अपने राज्य में न मिला सका, नहीं इनको अधीन कर सका। अब देखिए, अब ये जो तेलंगाना अभियान है जिसकी राजधानी थी वारंगल, इसका एक सबसे बड़ा महत्वपूर्ण स्थान इसलिए माना जाता है कि यहीं से ही विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा अलाउद्दीन खिलजी को प्राप्त हुआ था। यानी मलिक काफूर ने जब यह अभियान किया तो प्रताप रुद्र देव यहाँ का शासक था, उसने अधीनता स्वीकार की। वह अधीनता स्वीकार करने के पश्चात विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा मलिक काफूर को दिया और मलिक काफूर ने लाके अलाउद्दीन खिलजी को सौंप दिया। तो इस प्रकार ये दक्षिण भारत अभियान थे अलाउद्दीन खिलजी के। और इस अभियान के दौरान सर्वाधिक धन पांड्य राज्य से और पुनः एक बार फिर देवगिरी पर आक्रमण करना पड़ा। यानी देवगिरी पर कुल आक्रमण किए 3 आक्रमण। पहला आक्रमण तो जब शासक नहीं था, दूसरा आक्रमण शासक बनने के पश्चात, तीसरा आक्रमण पुनः इसलिए किया कि रामचंद्र का जो पुत्र था शंकरदेव, इसने विद्रोह कर दिया था। अतः पुनः आक्रमण करवाया गया, इसका खात्मा करवाया गया और इसी के साथ ही यह अभियान सफल रहा। अब देखिए, इनके पश्चात अब अलाउद्दीन खिलजी की जो समस्या थी, जैसा इतिहासकार बताते हैं, ये तो हो गया साम्राज्य विस्तार। अब साम्राज्य विस्तार के पश्चात कहा जाता है कि अभी तक
मंगोल के जो आक्रमण हुए थे अलाउद्दीन खिलजी पर, उसके बारे में अपना टॉपिक अधूरा है, तो उसी के बारे में चर्चा करते हैं। तो देखिए, मंगोलों के आक्रमण। क्योंकि आपके सिलेबस में एक टॉपिक भी है, दिल्ली सल्तनत व मंगोलों के आक्रमण। इल्तुतमिश से प्रारंभ होता है मंगोलों का आक्रमण, रजिया के समय भी आक्रमण होता है, बलबन के समय भी आक्रमण होता है, और अलाउद्दीन खिलजी के समय भी आक्रमण होता है। तो देखिए, कहा जाता है कि दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था अलाउद्दीन खिलजी, जिसके समय सर्वाधिक मंगोलों के आक्रमण हुए। यहाँ तक कि कहा जाता है कि 7 या 8 बार मंगोलों के आक्रमण होते, हर बार भयंकर आक्रमण हुए थे, जिसमें से एक पहला आक्रमण मैं बता रहा हूं जो महत्वपूर्ण है, कुतलग ख्वाजा का आक्रमण। ये मंगोल नेता था, और कहा जाता है कि इतना भयंकर आक्रमण था कि वो तो भला हो अलाउद्दीन खिलजी के भाई जफर खां का। कहा जाता है कि जफर खां ने इन मंगोलों के आक्रमण को विफल कर दिया, और जब तक यह जीवित था, जब तक इसने हमेशा मंगोलों का बहादुरी से सामना किया और मंगोलों को साम्राज्य से खदेड़ा था। लेकिन कहा जाता है कि जब कुतलग ख्वाजा ने आक्रमण किया, उस समय इसका पीछा करते हुए जफर का मंगोलों से घिर गया था, और कहा जाता है कि मंगोलों ने उन पर आक्रमण कर दिया जफर खां के ऊपर। और उस समय अलाउद्दीन खिलजी व उसके भाई नुसरत खां, उलग खां वगैरह, वो भी वहीं पर मंगोलों से लड़ रहे थे, लेकिन उन्होंने जफर खां को बचाने की कोशिश नहीं की। क्यों? क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी के जो भाई थे, उन्हें ये एहसास था कि जफर खां एक योग्य व्यक्ति है, और जब तक ये जिंदा है तब तक हम शासक नहीं बन सकते, अतः इसका मर जाना ही बेहतर होगा। और अलाउद्दीन खिलजी को भी ये भय था कि ये मेरी शासन सत्ता में बाधा उत्पन्न कर सकता है, अतः उसने भी इसे बचाने की कोशिश नहीं की। हालांकि जफर खां मर गया, लेकिन उन्होंने इस नेता व मंगोलों के आक्रमण को विफल कर दिया। इसी प्रकार एक और भयंकर आक्रमण हुआ था, जिस मंगोल नेता का नाम है तारगी बेग। कहा जाता है कि इस आक्रमण के दौरान अब जफर खां भी नहीं बचा बचाने वाला, तो कहा जाता है कि इस बार जो मंगोलों ने आक्रमण किया, उनका एकमात्र उद्देश्य था कि दिल्ली में ही स्थायी रूप से निवास करना, साम्राज्य की स्थापना करना। और इस आक्रमण के दौरान अलाउद्दीन खिलजी इतना भयभीत हुआ था कि उसे जान बचाने के लिए जो सीरी का जो दुर्ग था, उसमें 1 महीने तक छुपकर जान बचाई थी। वो तो ठीक है कि मलिक काफूर ने इन मंगोलों को खदेड़ने में सफलता प्राप्त कर ली थी। इस प्रकार लगातार 7 या 8 बार मंगोलों के आक्रमण हुए, और आखिर में थक हार कर अलाउद्दीन खिलजी ने देखा कि अब इनसे पार पड़ना मुश्किल लग रहा है, तो कुछ न कुछ करना चाहिए। तो उसने क्या उपाय किए? देखिए, मंगोलों से उपाय। पहला, दुर्गों का निर्माण किया। कहाँ पर? साम्राज्य की सीमा पर। दूसरा, सैनिकों की संख्या में वृद्धि की। और तीसरा, गाजी मलिक को सूबेदार बनाया। कहाँ का? दीपालपुर का। इन उपायों के पश्चात अलाउद्दीन खिलजी की जो समस्या थी मंगोलों के आक्रमण की, बहुत कुछ हद तक समाप्त हो गई।
अब देखिए, इसके पश्चात अलाउद्दीन खिलजी का खात्मा कर देते हैं। बहुत लंबा चैप्टर हो गया ये। अब बताया जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु। अब देखिए, 20 सालों तक शासन करने के पश्चात कहा जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी अपने अंतिम समय में वो शक्की स्वभाव का हो गया था, वहम ज़्यादा पालने लगा, और अपनी इसी वहम के कारण उसने क्या किया कि जितने भी वो अपने सहयोगी थे उनको मौत के घाट उतार दिया। जो मंगोल भी उसके सहयोगी थे जो भारत में रहते थे उनको भी मौत के घाट उतार दिया। उनकी संख्या बताई जाती है कम से कम 30-40 हज़ार व्यक्तियों को मौत के घाट उतारा था इसने। और अपने अंतिम समय में अपना एकमात्र जो सेनापति था मलिक काफूर, इसी पर वो विश्वास करता था। और कहा जाता है कि जैसा इतिहासकार कहते हैं कि मलिक काफूर ने ही अलाउद्दीन खिलजी की 1316 ईस्वी में मृत्यु कर दी, वह मौत के घाट उतार दिया। और अलाउद्दीन खिलजी को मौत के घाट उतारने के पश्चात ये हो गई 1316 ईस्वी में। अब ये कहा जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी को मौत के घाट उतारने के पश्चात अलाउद्दीन खिलजी का जो पुत्र था खिज्र खां, जो कि इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान है। इसके अलावा अलाउद्दीन खिलजी की जो पत्नी थी मलिका और एक और पुत्र था, उनको कैद कर लिया जिसका नाम है मुबारक खां। इनको कैद कर लिया और कहा जाता है कि बाद में हत्या करवा दी। और खिज्र खां का जो पुत्र था सिहा उमर, इसे सुल्तान बना देता है। रिपीट कर रहा हूं, जैसे अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु होती है तो उसका जो सेनापति था मलिक काफूर, वो क्या करता है, खिज्र खां का जो पुत्र होता है शिहाबुद्दीन उमर, जो कि एक बच्चा होता है अबोध बालक, उसे सुल्तान बना देता है। और वह खिज्र खां उसके भाई मुबारक खां को कैद कर लेता है। बाद में खिज्र खां की तो हत्या कर देता है। और मुबारक शाह, कहा जाता है कि मुबारक शाह किसी तरह कैद से निकलकर बाहर आता है और तुर्क अमीरों के सहयोग से पुनः सम्राट बनता है। ये बनता है 1316 ईस्वी में। यानी इस शिहाबुद्दीन उमर का शासन रहता है मात्र 35 दिन। यानी मलिक काफूर के हाथों में जो सत्ता रहती है वो रहती है मात्र 35 दिन तक। क्यों? क्योंकि 35 दिन तक ही शिहाबुद्दीन उमर शासक बना रह सकता है और उसके पश्चात मुबारक खां रिहा होता है। रिहा होने के पश्चात खुद सुल्तान बनता है और इनका वध करवा देता है। तो इस प्रकार कहा जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु के पश्चात शिहाबुद्दीन उमर, और शिहाबुद्दीन उमर के पश्चात फिर मुबारक खां इस वंश का शासक बनता है। तो अब देखिए, अब अपना टॉपिक लेते हैं मुबारक खां। मुबारक खां 1316 ईस्वी में मुबारक शाह के नाम से सुल्तान बनता है। इसके शासनकाल के दौरान कहा जाता है कि खुसरो, पहला तो ये कि मुबारक शाह ने खुद को क्या किया, स्वयं को खलीफा घोषित कर देता है। यानी अब तक जो जितने भी सुल्तान थे उन्होंने या तो खलीफा का नायब आदि की उपाधि धारण की थी, लेकिन इसने क्या किया, खुद को ही खलीफा घोषित कर दिया कि मैं ही इस्लाम धर्म का सर्वोच्च व्यक्ति हूँ। इसके अलावा अपने शासनकाल के दौरान खुसरो को मंत्री बनाता है, जो कि एक प्रारंभ में हिंदू था, जो धर्म परिवर्तन करके
मुस्लिम बन जाता है। तो मुबारक शाह क्या करता है, 1316 ईस्वी में सम्राट सुल्तान बनता है। सुल्तान के पश्चात खलीफा घोषित करता है खुद को और खुसरो को अपना मंत्री नियुक्त करता है। जबकि जो तुर्क अमीर होते हैं, विदेशी मुसलमान, वो इसका विरोध करते हैं, लेकिन ये किसी की बातों को सुनता नहीं है। और 1316 ईस्वी को ही खुसरो मौका देखकर क्या करता है, मुबारक शाह की हत्या कर देता है। कौन करता है, खुसरो। तो इस प्रकार 1316 से 1320 का शासनकाल माना जाता है इसका। 4 साल तक यह शासक रहता है। और 1320 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो जाती है। किसके द्वारा, खुसरो के द्वारा। और खुसरो शाह के नाम से सुल्तान बनता है। लेकिन कहा जाता है कि मात्र 6 या 7 महीने ही यह सुल्तान रहता है। और इसकी मृत्यु जो गाजी मलिक था, दीपालपुर का सूबेदार, उसके द्वारा इसकी हत्या की जाती है। तो पुनः रिपीट कर रहा हूँ, अलाउद्दीन खिलजी के पश्चात मुबारक शाह बनता है, जिसका शासनकाल माना जाता है 1316 से 1320 ईस्वी। और इसके शासनकाल के दौरान खुद को खलीफा घोषित करता है और खुसरो को मंत्री बनाता है, जो कि हिंदू था, धर्म परिवर्तन करके मुसलमान बनता है। तो खुसरो क्या करता है, खुसरो धीरे धीरे शासन सत्ता अपने हाथों में लेता है। वह मुबारक शाह की हत्या करता है, कब, 1320 ईस्वी में। और खुद नासिरुद्दीन खुसरो शाह के नाम से अगला सुल्तान बनता है। और उसकी हत्या कौन करता है, गाजी मलिक, जिसकी नियुक्ति अलाउद्दीन खिलजी द्वारा की जाती है दीपालपुर में। गाजी मलिक खुसरो शाह की हत्या कर देता है। इस प्रकार 6 या 7 माह का शासनकाल ही खुसरो शाह का रहता है। लेकिन ध्यान रखना, खुसरो शाह ये खिलजी वंश का नहीं था। खिलजी वंश तो यही समाप्त हो जाता है मुबारक शाह के साथ ही। मुबारक शाह ही अंतिम अलाउद्दीन खिलजी का उत्तराधिकारी माना जाता है। और उसके पश्चात ये तो भारतीय मुसलमान माना जाता है। और इस प्रकार 1290 से 1320 ईस्वी तक खिलजी वंश चलता है। अब देखिए, अलाउद्दीन खिलजी जो होता है उसके बारे में बताना चाहता हूं कि अलाउद्दीन खिलजी के काल के दौरान स्थापत्य कला, कब, अलाउद्दीन खिलजी की। देखिए, पहला तो इसने कोशिका ए सीरी महल का निर्माण करवाया, जो कहाँ पर था, दिल्ली में। दूसरा, 1000 स्तंभों वाली मीनार, कहाँ पे, दिल्ली में। अलाई दरवाजा, ये कहाँ पे है, ये भी दिल्ली में। इसके अलावा इसके दरबार में बहुत बड़े कवि भी रहते थे। अमीर खुसरो, व हसन देहलवी, दोनों ही महत्वपूर्ण सल्तनत काल या मध्यकाल के महत्वपूर्ण कवि थे। तो देखिए, इस प्रकार आपका ये सेकंड लेसन यानी खिलजी वंश समाप्त होता है। इसको अच्छी तरह से पढ़िए, कोई हार्ड टॉपिक नहीं है। धन्यवाद।